नमस्कार दोस्तों। तो हो गया है इंतजार खत्म। यमुना अथॉरिटी फाइनली लेकर आ गई है अपनी नई स्कीम प्लॉट्स की। तो हो गया इंतजार खत्म, आ गई फाइनली। लेकिन जो कोड था, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि BRPS 09/2024 के नाम से ये स्कीम आएगी, येडा ने सरप्राइज कर दिया और उसका कोड चेंज कर दिया है। कोड है इस बार RPS 08A/2024। तो फाइनली दिवाली के दिन ही यमुना अथॉरिटी ने यह स्कीम लॉन्च कर दी है। और देखते हैं इससे रिलेटेड सारी डिटेल की क्या क्या इसमें यमुना अथॉरिटी हमें ऑफर कर रही है, कितने प्लॉट्स लेके आई है, क्या क्या डेट्स रखी गई हैं, किस लोकेशन में ये प्लॉट्स मिलेंगे, क्या पेमेंट क्राइटेरिया है, कैसे अप्लाई करना है, सारी डिटेल आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। पूरा ब्रोशर, जो ब्रोशर इन्होंने, यमुना अथॉरिटी ने रिलीज किया है, उसको ओवर थ्रू करेंगे, गो थ्रू करेंगे, क्या क्या उसमें मेंशन है डिटेल्स। तो फाइनली यमुना अथॉरिटी ने इंतजार खत्म करवा दिया है और ये स्कीम लॉन्च कर दी है। आज से ही 31 अक्टूबर से ही हम इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक बार की सारा प्रोसेस आपको बताऊंगा, कैसे ब्रोशर डाउनलोड करना है, कैसे क्या करना है। सबसे पहले आपको खोल लेना है गूगल। ठीक है, गूगल जैसे ही आप खोलते हैं, गूगल में सर्च आपको करना है यमुना अथॉरिटी। तो इस तरह से आपको पेज सर्च कर, जब यमुना अथॉरिटी या येडा आप यहाँ पे गूगल में सर्च करोगे तो इस तरह से आपको सर्च रिजल्ट्स आएंगे। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट जो दिखेगी वो होगी यमुना अथॉरिटी की। तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो हम सीधे चले जाते हैं यमुना अथॉरिटी की वेबसाइट पर। तो वेबसाइट जैसे ही ओपन होगी, वेबसाइट के फ्रंट पेज में ही जितनी भी ऑन गोइंग स्कीम्स हैं यमुना अथॉरिटी की, वो सारी हमें होम पेज पे दिखाई देंगी। मल्टीपल स्कीम चल रही है, जैसे मिल्क बूथ के लिए हो गई, बाकी रेजिडेंशियल हो गई। रेजिडेंशियल तो खैर अभी जो आप भी जिस स्कीम के बारे में हम ये वीडियो बना रहे हैं वही स्कीम है। तो जैसे ये देखो, आप इंटरफेस खुलता है, ये होम पेज खुलता है यमुना अथॉरिटी की वेबसाइट का, तो यहाँ पे ये स्कीम दिखती है। न्यू स्कीम के टैब के अंदर आप देखोगे, ये रही ये करंट स्कीम जो आज रिलीज दिवाली के दिन यमुना अथॉरिटी ने हम सबको तोहफा देकर रिलीज की है। तो RPS 08 ब्रोसर सेक्टर 24A। बाकी ये सारी भी स्कीम्स है, इस पे भी आप क्लिक करके एक बार देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। बाकी हम इस स्कीम पे क्लिक करते हैं और देखते हैं RPS 08 A/2024। जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो ओपन हो जाता है ये ब्रोशर। तो ब्रोशर को एक बार जूम कर लेते हैं ताकि आप भी अच्छे से देख पाओ। तो ये यमुना अथॉरिटी ने ब्रोशर रिलीज कर दिया है। RPS 2024 में जो ये दूसरी बार लॉन्च किया है प्लॉट्स की स्कीम। टर्म्स एंड कंडीशंस, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि पूरा जो जो ब्रोशर है इसको गो थ्रू करेंगे। तो आप शांति से बैठ जाना और डेट्स वगैरह जो भी हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आप नोट डाउन कर लेना। बाकी मैं पूरी हेल्प करूंगा आपकी इसमें अप्लाई करने के लिए, फॉर्म भरने के लिए, बैंक से फाइनेंस कराने के लिए, सारा कुछ करने में। लेकिन इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखना ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं और सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रॉपरली मिल जाए। तो ये यमुना अथॉरिटी का ब्रोशर का फ्रंट पेज। टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर द अलॉटमेंट ऑफ द रेजिडेंशियल प्लॉट्स इन सेक्टर 24A। तो जो स्कीम जो हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि भाई 821 प्लॉट आएंगे, 2000 आएंगे, सेक्टर 18 में आएंगे, 24 में आएंगे, तो इसमें सिर्फ आए हैं जो इस स्कीम में रिलीज किए हैं प्लॉट्स ऑफर किए हैं, वो है सिर्फ सेक्टर 24A में यमुना एक्सप्रेसवे एरिया। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, तो ये स्कीम का कोड है देखो, RPS 8A/2024। इसके पहले जो स्कीम गई है 2024 में ही जो आई थी वो थी RPS 8/2024। ये 8A है। स्कीम शुरू हो गई है 31 अक्टूबर 2024 से। स्कीम कब तक हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पूरा एक महीना दिया गया है। 30 नवंबर 2024 तक हम इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो एक महीने का टाइम इन्होंने दिया है अप्लाई करने के लिए। अलॉटमेंट, इसका जो लकी ड्रॉ होगा वो कब होगा उसकी डेट भी इन्होंने दे दी है, 27 दिसंबर को इसका लकी ड्रॉ होगा। यानी 27 दिन बाद, लास्ट डेट अप्लाई करने के 27 दिन बाद ही इसका लकी ड्रॉ हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे ब्रोशर में। डिटेल्स ऑफ द स्कीम एंड द लोकेशन। लोकेशन आपने देख ली, सेक्टर 24A यमुना सिटी में। सेक्टर 24A में ये प्लॉट सारे अवेलेबल हैं जो इस स्कीम में निकाले हैं।
डिटेल्स ऑफ द टोटल वैकेंट प्लॉट्स, कितने प्लॉट्स निकाले हैं, किस किस साइज के हैं, वो सारी डिटेल यहाँ हम स्क्रीन पे देख सकते हैं। 120 मीटर के हैं, 162 मीटर, 120 मीटर स्क्वायर मीटर्स, 162 स्क्वायर मीटर्स, 200 स्क्वायर मीटर्स, 250 एंड 260 स्क्वायर मीटर्स की नई कैटेगरी ऐड की गई है इस बार। ठीक है, पहले 120 के भी आते थे, 162, 200, 250 के भी आते थे, इस बार 260 स्क्वायर मीटर का नया प्लॉट ऐड ऑन किया गया है। तो टोटल प्लॉट है 260 के 4, 250 स्क्वायर मीटर के हैं 6, 200 स्क्वायर मीटर के हैं 172 प्लॉट्स, 162 स्क्वायर मीटर के हैं 169 प्लॉट्स, और 120 मीटर वाले हैं सेंचुरी 100 प्लॉट्स। लेकिन इसके बाद फिर ये कुछ प्लॉट्स रिजर्व किए गए हैं। तो जनरल कोटा, जनरल कैटेगरी के लिए है 82.5% जो प्लॉट्स है वो जनरल कैटेगरी के लिए है, बाकी रिजर्व में है 17.5। रिजर्वेशन का भी हम अभी आगे देखेंगे कि किसमें कितने प्लॉट्स किसके लिए रिजर्व किए गए हैं। बाकी ये रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, जब आप इस स्कीम के लिए अप्लाई करोगे तो आपको जो टोटल कॉस्ट है प्लॉट की उसका 10% पे करना है अगर आप जनरल कैटेगरी के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आप SC ST में हैं तो आपको टोटल कॉस्ट ऑफ द जो प्लॉट है उसका 5% आपको एज ए रजिस्ट्रेशन चार्ज आपको पे करना है जब आप अप्लाई करोगे, फॉर्म भरोगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी करोगे। ठीक है, तो जैसे 120 मीटर का आप फॉर एन एग्जांपल 120 मीटर वाले को देखते हैं। 120 मीटर में अगर आप अप्लाई करते हैं जनरल कोटे से तो 3,10,800 रुपये आपको पे करने हैं एज ए रजिस्ट्रेशन अमाउंट जब आप अप्लाई करोगे। तो ये अमाउंट आपके पास होना चाहिए। अगर SC ST कैटेगरी के थ्रू आप अप्लाई करते हो तो आपको 5% पे करना होगा, यानी 1,55,400 रुपये आपको पे करने हैं रजिस्ट्रेशन अमाउंट जब आप अप्लाई करोगे। तो सिमिलरली ये अमाउंट लिखी है जब आप अप्लाई करोगे, रजिस्ट्रेशन अमाउंट इसको बोला गया है। ठीक है, 10% ये है जनरल कैटेगरी के लिए, 5% है SC ST कैटेगरी के लिए। तो टोटल जो प्लॉट इसके में लॉन्च किए हैं वो है 451, 450 प्लॉट लॉन्च किए हैं। पहले न्यूज आई कि भाई 2500 होंगे, 2000 होंगे, फिर कुछ एक दो दिन पहले न्यूज आई कि 850, 821 के आसपास होंगे, लेकिन फाइनली यमुना अथॉरिटी ने लॉन्च किए हैं सिर्फ 450। लेकिन फिर भी लास्ट स्कीम से अगर कंपेयर करें तो लास्ट स्कीम में तो 361 ही थे, उससे तो ज्यादा ही हैं, और छोटे साइज के हैं इस बार। पिछली बार 500 स्क्वायर मीटर्स के भी थे, 300 के भी थे, 1000 स्क्वायर मीटर्स के भी थे। इस बार सबसे बड़ा साइज जो है वो है 260 स्क्वायर मीटर्स का, और प्लॉट्स हैं 451। ठीक है, तो 450 प्लॉट यमुना अथॉरिटी ने रिलीज कर दिए हैं। सो एट द टाइम ऑफ द अलॉटमेंट ये जो भी नंबर प्लॉट्स के नंबर हैं ये घट बढ़ सकते हैं स्कीम के लास्ट डेट के पहले पहले। कुछ प्लॉट्स घटते या बढ़ते हैं तो उसके लिए यमुना अथॉरिटी पहले ही हमें इन्फॉर्म कर देगा। बाकी एक तो कॉस्ट होती है कि हमने जो प्लॉट का जो रेट फिक्स किया है इतने बाई इतने एरिया में, उसकी जो भी कॉस्टिंग बनेगी एक तो वो चार्जेस हमें पे करने हैं प्लॉट के। बाकी जो अदर चार्जेस हैं वो है PLC, प्रेफरेंस लोकेशन चार्जेस। मान लो पार्क फेसिंग आ गया, ठीक है, तो 5% प्रीमियम और पे करना पड़ेगा आपको। ठीक है, जो 5% जो कॉस्ट होगी प्लॉट की उसके 5% एक्स्ट्रा और पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो लोकेशन के चार्जेस होंगे उसके, क्योंकि वो पार्क फेसिंग है। अगर पार्क फेसिंग होता है तो 5% एक्स्ट्रा पे करना होगा। कॉर्नर की लोकेशन अलॉट हो जाती है तो भी 5% पे करना होगा। अगर 18 मीटर रोड पे अलॉट हो जाती है तो भी आपको 5% पे करना होगा। तो मैक्सिमम कितना आपको प्रीमियम पे करना पड़ सकता है वो है नॉट मोर देन 15%, ज्यादा से ज्यादा 15%, उससे ज्यादा आपसे प्रीमियम नहीं मांगा जाएगा। मान लो आपका 18 मीटर रोड पे भी निकल गया, कॉर्नर वाला भी हो गया, पार्क फेसिंग भी हो गया, तो टोटल बनता है 15% बस। तो 15% से ऊपर का आपका प्रीमियम प्रेफरेंस लोकेशन चार्जेस के नाम पे 15% से ज्यादा आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। तो मैक्सिमम 15% आपको प्रेफरेंस लोकेशन चार्ज PLC चार्जेस देने पड़ सकते हैं। वो आपके लक के ऊपर है, वो आप डिमांड नहीं कर सकते कि मुझे इस लोकेशन का चाहिए या उस लोकेशन का चाहिए। जो आपके लक में होगा वो आपको अलॉट हो जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग आपको फिर ये चार्ज पे करने होंगे। यू विल बी बाउंड, ये आपकी चॉइस नहीं होगी कि आप पे करोगे कि नहीं करोगे, आपको पे करने ही हैं अगर आपका इस लोकेशन इन लोकेशन में अलॉट हो जाता है तो। इसके बाद आता है प्रिस्क्राइब्ड रिजर्व कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी देख लेते हैं। तो फार्मर्स जिनकी जमीन ली है यमुना अथॉरिटी ने, या फिर जेवर एयरपोर्ट जब बना था, जब काम शुरू हुआ था उसके लिए जमीन एक्वायर की गई थी, या फिर जेवर एयरपोर्ट के लिए गई हो। जेवर एयरपोर्ट को ही हम बोलते हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, जिनकी जमीन गई है फार्मर्स के लिए कोटा है 17.5% का। बाकी फंक्शनल इंडस्ट्रियल यूनिट्स वालों के लिए है 5% का कोटा।
तो टोटल रिजर्व प्लॉट्स हैं वहाँ पे 22.5% तो रिजर्व कैटेगरी में है। इसके बाद आउट ऑफ द टोटल प्लॉट्स रिजर्व फॉर द इंडस्ट्रियल कैटेगरी एंड फार्मर्स जो है उसके अंदर यानी कि हॉरिजॉन्टल वाला जो वो होगा उसमें 21% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, 21% और 2% जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स होगी, इंडस्ट्रियल फंक्शनल यूनिट्स में से उनके 5% में से 21% SC ST के लिए और फार्मर्स वाले 17.5% में से 2% SC ST के लिए रिजर्व प्लॉट्स रखे गए हैं। ठीक है, बाकी ये है विजुअल पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, इनको मिलेगा 4% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इन अदर रिजर्व्ड कैटेगरीज एज डिफाइंड अबव एंड इन अनरिजर्व्ड कैटेगरीज एज वेल। तो इनका मोटा मोटा बोले तो 4% ऑलरेडी बिल्कुल 100% में से 4% पर्सन विद डिसेबिलिटीज वालों के लिए भी रिजर्वेशन दिया गया है। तो इट वाज डिसाइडेड बाय द अथॉरिटी दैट देयर विल बी रिजर्वेशन फॉर द हैंडीकैप ऑफ द उत्तर प्रदेश। तो लेकिन ये पॉइंट नोट करने वाला है, जो रिजर्वेशन होगा वो हैंडीकैप्ड एप्लीकेंट्स ऑफ उत्तर प्रदेश के जो होंगे उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है। तो 4% टोटल प्लॉट्स का हैंडीकैप्ड के लिए रिजर्व है। और जो अलॉटमेंट अमंग दिस कैटेगरी सेल बी थ्रू द ड्रॉ ऑफ प्लॉट्स एंड इन द ड्रॉ ऑफ लॉट्स 1% रिजर्वेशन आउट ऑफ 4% सेल बी केप्ट। जो 4% हैंडीकैप के लिए रखा गया रिजर्वेशन उसमें से भी 1% तो विजुअली इम्पेयर्ड एप्लीकेंट्स के लिए रिजर्वेशन है। समझ गए। इसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट पे। SC ST के जो रिजर्वेशन का जो फायदा उठाना चाहते हैं उनको सर्टिफाइड जो सर्टिफिकेट बनता है अपना कास्ट सर्टिफिकेट उसकी कॉपी लगानी होगी, वो भी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। ठीक है, खुद से साइन करके उसकी एक कॉपी जमा करनी होगी, अदरवाइज SC ST कैटेगरी का रिजर्वेशन का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आफ्टर द एलोकेशन ऑफ द एप्लीकेंट इन द रिजर्व कैटेगरी द रिमेनिंग प्लॉट्स, रिजर्व कैटेगरी में अगर प्लॉट्स बच जाते हैं, मान लो कम एप्लीकेशन आए रिजर्व कैटेगरी के लिए और जो प्लॉट्स बच जाएंगे उनको ऑटोमेटिकली जनरल कैटेगरी वालों के कोटे के लिए ऐड कर दिया जाएगा और उनका भी ड्रॉ साथ के साथ ही कर दिया जाएगा वहीं के वहीं। ठीक है, प्रीमियम ऑन प्लॉट, ये रेट बताया है कि किस रेट में ये स्कीम निकाली गई है। तो रेट जो है वहाँ पे इस स्कीम में 25,900 रुपये 25,900 रुपीज पर स्क्वायर मीटर का रेट पर ये प्लॉट्स की स्कीम आई है। जो लास्ट स्कीम आई थी वो भी सेम रेट में थी, 25,900 रुपये स्क्वायर मीटर। ठीक है, बाकी जो अगर रेट में कुछ रिवीजन वगैरह होता है उसका इंफॉर्मेशन हमें टाइम टू टाइम पे अथॉरिटी दे देंगी। पेमेंट मेथड क्या रहेंगे? ऑल पेमेंट कैन बी मेड ऑनलाइन। ठीक है, जब आप अप्लाई करोगे यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाके तो साथ जो पेमेंट आप करोगे वो नेट बैंकिंग के माध्यम से आप ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं। अलॉटमेंट प्रोसेस क्या होगा? लकी ड्रॉ होगा, जैसे लास्ट स्कीम गई थी 10 अक्टूबर को उसका लकी ड्रॉ हुआ था, सेम इसका भी लकी ड्रॉ ऐसे ही होगा। ड्रॉ शैल बी अंडरटेकन फॉर द ईच कैटेगरी, कैटेगरी वाइज उसका लकी ड्रॉ होगा। अगर आपने लास्ट स्कीम में अप्लाई किया हो उसका लाइव लकी ड्रॉ आपने देखा हो, हमने अपने चैनल पे लाइव लकी ड्रॉ पूरा स्ट्रीम किया था, इस बार भी करेंगे। तो कैटेगरी वाइज ये लकी ड्रॉ किया जाएगा। एडजस्टमेंट या रिफंड जो भी होगा फॉर द रजिस्ट्रेशन अमाउंट, अगर आपका जो प्लॉट है आपके नाम पे निकल जाता है, आपका अलॉटमेंट हो जाता है किसी भी प्लॉट का, तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो आप पे करोगे 10% हो या फिर 5% जो भी आपने पे किया है वो जो प्लॉट की जो कीमत है, प्लॉट की जो कॉस्ट है उसमें एडजस्ट कर लिया जाएगा। अगर आपको एलोकेट नहीं होता है, आप अनलकी रहते हैं और आपको प्लॉट नहीं मिलता है, अलॉट नहीं होता है, तो जो आपने पे किया है रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको 100% रजिस्ट्रेशन अमाउंट विदाउट एनी इंटरेस्ट आपको रिफंड कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको यमुना अथॉरिटी जब आप अप्लाई करोगे तो आपका उसी टाइम आपसे रिफंड वाले बैंक की भी डिटेल आपसे फिल करा लेगा। पेमेंट ऑप्शंस क्या होगा? पेमेंट ऑप्शन पिछली बार तो 2-3 ऑप्शन लिखे गए थे, लेकिन इस बार एक ही ऑप्शन लिखा गया है। एक ही मेथड है बस पेमेंट करने का कि अलॉटमेंट होने के बाद विद इन 60 डेज आपको 100% जो भी है टोटल कॉस्ट ऑफ दी प्लॉट वो पे कर देनी है। ठीक है, जो भी GST वगैरह होगा सारा कुछ मिला के
विद इन 2 महीने में आपको पे कर देना है, ठीक है, चाहे बैंक से लोन लेके करो चाहे जैसे भी करो। एक्सटेंशन ऑफ द टाइम फॉर मेकिंग द पेमेंट, बाकी ये लिखा हुआ है कि अगर आप एक्सटेंड करते हो टाइम को, टाइम से पेमेंट नहीं करते हो विद इन 60 डेज, तो आप उसके बाद आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, ठीक है। पेनल्टी के रूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आप भी गो थ्रू कर लेना, ये बाद की बात है। पीरियड ऑफ लीज, तो ये जो प्रॉपर्टी होगी, जो प्लॉट्स होंगे जो आपको अलॉट किए जाएंगे, ये लीज पर होंगे, ना कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होगी। तो लीज होल्ड ये प्लॉट्स होंगे, और ये कितने टाइम के लिए लीज पर दिए जाएंगे आपको, 90 साल के लिए। वो लीज रेंट कितना होगा, लीज रेंट जो भी होगा, टोटल कॉस्ट जो भी होगी प्लॉट की, उसका 10% आपको वन टाइम पे करना है फॉर द 90 ईयर्स, ठीक है। और ये शुरू में पे कर देना है आपको, ऑफ द टोटल कॉस्ट बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द लीज डीड। लीज डीड जब एग्जीक्यूट होगी, रजिस्ट्रेशन होगा, उसके पहले ही आपको लीज रेंट पे कर देना है, यानी कि 10%। 90 साल की लीज डीड आपकी बनेगी। उसके बाद क्या होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। एरिया ऑफ द अलॉटेड प्लॉट, ठीक है, वो बाकी डिटेल्स लिखी हुई है कि थोड़ा बहुत एरिया ऊपर नीचे या उसका वेरिएशन थोड़ा बहुत हो सकता है। अगर 10% से ज्यादा या होता है, अगर वेरिएशन जब आप नापोगे कि 162 मीटर का प्लॉट निकला है और वो 10% से ज्यादा ऊपर नीचे होता है, तब उसमें जाके कुछ रेट्स का डिडक्शन या एड ऑन किया जाएगा, ये उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। प्लॉट जहां भी है जैसा भी है उसी कंडीशन में आपको अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये लिखा है एज इज वेयर इट इज, वेयर इज बेसिस, तो जहां भी है जैसा भी है उसी कंडीशन में आपको पे कर दिया जाएगा, पे कर दिया आपको अलॉट कर दिया जाएगा। allotment, possession, construction and the subdivision on the basis of the availability of the land, the number of the plots available for the allotment may increase or reduce, ठीक है। थोड़े बहुत जो भी प्लॉट्स अगर बीच में कोई स्कीम, किसी स्कीम में प्लॉट्स ऐड होते हैं या डिक्रीज होते हैं, वो हो सकते हैं। इन दिस स्कीम द अलॉटमेंट शैल बी डन बाय द म्यूचुअल मैनुअल ड्रॉ, ठीक है। तो ड्रॉ का प्रोसेस भी बता दिया है, ऊपर लिखा था कि ड्रॉ के माध्यम से ये एलोकेशन किया जाएगा प्लॉट्स का। अब यहाँ पे बता दिया कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, तो ऑफलाइन होगा। तो मतलब जो लास्ट आरपीएस 8/2024 है, उसका वीडियो हमारे चैनल पर अभी भी पड़ा हुआ है। लाइव वाले टैब पे आप क्लिक करोगे, वहां से जाके आप देख लेना कि कैसे लाइव लकी ड्रॉ होता है। तो मैनुअल वो भी हुआ था और इस स्कीम का भी मैनुअल ही होगा। तो आप एक बार उस वीडियो को देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से लकी ड्रॉ होता है। बाकी इस स्कीम का भी हम लकी ड्रॉ लाइव अपने चैनल पर चलाएंगे, तो वो भी आप देख सकते हैं। द टेंटेटिव डेट ऑफ द ड्रॉ शैल बी, 27 दिसंबर को ये इसका ड्रॉ होगा। तो आप रेडी रहना 27 तारीख को, 27 दिसंबर को। तो अलॉटमेंट लेटर टू द सक्सेसफुल एप्लीकेंट शैल बी सेंड विद इन द 30 डेज। लकी ड्रॉ में आपका नाम आने के विद इन 30 डेज आपको अलॉटमेंट लेटर आपको भेज दिया जाएगा। अथॉरिटी शैल ऑफर द पोजेशन ऑफ द अलॉटेड प्लॉट्स आफ्टर द, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान से सुनना इसको। The authority shall offer the possession of the allotted plots after the completion of the development, which take approximately 5 year time। समझ में आया? यमुना अथॉरिटी बोल रही है कि 5 साल का टाइम इसके पोजेशन आपको देने में लग सकता है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द डेवलपमेंट, जब पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा। डेवलपमेंट से अब ये मतलब नहीं समझ में आ रहा कि उस प्लॉट पे हम फ्लैट अपना मकान जो भी है वो बना लेंगे, उसका कंप्लीशन बोल रहे हैं या किस चीज का कंप्लीशन ये बोल रहे हैं, लेकिन टाइम बोला है इन्होंने 5 साल, ठीक है। तो 5 साल में ये पोजेशन देंगे। तो पोजेशन विल बी ऑफर्ड ओनली आफ्टर द डिपॉजिट ऑफ द मनी अकॉर्डिंग, और उसके पहले पहले खैर अमाउंट तो आप पे कर ही दोगे पहले ही, क्योंकि विद इन 60 डेज बोला है इन्होंने। अगर बैंक से लोन लेके दिया है तो बैंक की ईएमआई चल रही होगी हमारी, अथॉरिटी को तो हम 100% अमाउंट पे कर चुके होंगे। लेकिन जो अलॉटमेंट लेटर होगा, अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो वो अलॉटमेंट लेटर बैंक के पास ही होगा। बाकी ये वाला पॉइंट आगे भी लिखा है, देखते हैं उसमें। एलओटी सेल हैव टू गेट कंस्ट्रक्शन, देखो ये आ गया ना मतलब पॉइंट। एलओटी जो है सेल हैव टू गेट द कंस्ट्रक्शन डन आफ्टर गेटिंग द बिल्डिंग प्लान सैंक्शनड अकॉर्डिंग टू द लीज डीड ऑफ द बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ द अथॉरिटी एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ द अलॉटमेंट। तो जो भी रूल रेगुलेशन है अथॉरिटी के और लीज डीड में जो भी है, उसके हिसाब से ही हमें उस प्लॉट पर मकान या कंस्ट्रक्शन करनी है। द लीज डीड लीजी या एलओटी सेल नोट बी एंटाइटल टू डिवाइड, जो प्लॉट उसका अलॉट होगा उस प्लॉट को ऐसा नहीं कि दो हिस्सों में तोड़ देगा या फिर इस प्लॉट को बगल वाले प्लॉट के साथ
मर्ज कर देंगे, ऐसा इसमें परमिशन नहीं दी गई है, ये अलाउड नहीं है। एलओटी ऑफ द फैमिली मेंबर्स शैल नॉट ऑलरेडी, तो इस स्कीम में अप्लाई जो कर सकते हैं उनके पास पहले से कोई भी रेजिडेंशियल प्लॉट या फ्लैट यमुना अथॉरिटी द्वारा अलॉट नहीं किया हुआ होना चाहिए। एक फैमिली में एक किसी के भी नाम पे हो तो वो इस स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते, अगर किसी के नाम पे पहले से ही कोई फ्लैट या प्लॉट यमुना अथॉरिटी से अलॉटेड है। पीरियड ऑफ द कंस्ट्रक्शन, तो एलओटी या लीजी विल हैव टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन एज पर द येडा बिल्डिंग रेगुलेशंस एंड ऑब्टेन द ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट फ्रॉम द अथॉरिटी। ठीक है, विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द लीज डीड। ठीक है, जब आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी, लीज डीड बन जाएगी, तब से शुरू करके 3 साल के अंदर अंदर आपको वहां पे अपना मकान बना लेना है, और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जो अथॉरिटी ही आपको देगी वो आपको ले लेना है। ठीक है, तो ये भी बाउंडेशन है आपको कि 3 साल के अंदर अंदर आपको वो बना लेना है, कंस्ट्रक्शन कर लेना है। अगर नहीं करते हैं तो पहले साल के लिए आपको चार्ज लगेगा 4% ऑफ द टोटल प्रीमियम ऑफ द प्लॉट, दूसरे साल के लिए 5%, तीसरे साल के लिए 6%, और अगर इसके बाद भी आप नहीं बनाते हैं, कंटिन्यू ऐसे ही करते हैं, तो 4% जो भी उस टाइम पे रेट चल रहे होंगे उसका 4% के हिसाब से आपको पेनल्टी पे करनी होगी अथॉरिटी को। एलिजिबिलिटी क्या होगी अप्लाई करने के लिए, तो इसको भी आप देख लेना ध्यान से। जनरल कैटेगरी के लिए आपकी एज जो है 18+ हो जानी चाहिए। एज ऑफ मेजोरिटी जो कि 18 साल होती है, वो इतनी आप अचीव कर लिए होने चाहिए, तो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए आपकी एज। ऑल इंडियंस, ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यूपी के ही रहने वाले हो तो ही अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडियंस, बल्कि एनआरआई भी, जो नॉन रेजिडेंट इंडियन होते हैं, एनआरआई जिन्हें बोलते हैं, वो भी इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि यूपी गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको यूपी में कोई जमीन खरीदने वरीदने के लिए बैन ना किया गया हो। ठीक है, एलिजिबल पर्सन कैन ओनली अप्लाई फॉर वन प्लॉट, तो एक आदमी एक ही प्लॉट भर सकता है, बाकी को एप्लीकेंट के थ्रू भी भर सकते हैं, मतलब दो के नाम पे एक फॉर्म भर सकते हैं को एप्लीकेंट बना के। एप्लीकेंट कैन अप्लाई इन दी जॉइंट नेम, को एप्लीकेंट वो भी किसके साथ को एप्लीकेंट कर सकते हैं, इफ इट इज द इमीडिएट फैमिली, यानी माता पिता भाई बहन बेटा या बेटी या हस्बैंड वाइफ, विद द प्रूफ ऑफ द फैमिली रिलेशन, ब्लड रिलेशन वाला कोई रिलेटिव होना चाहिए, उसी को हम को एप्लीकेंट बना सकते हैं, और उसका भी प्रूफ आपको देना पड़ेगा फैमिली रिलेशन का। इसके अलावा कोई और साथ में मिलकर को एप्लीकेंट बन के अप्लाई नहीं कर सकते। एप्लीकेंट हिज और हर स्पाउस कैन पार्टिसिपेट इन द स्कीम, पति और पत्नी दोनों दो फॉर्म भर सकते हैं अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दोनों का अलॉटमेंट हो जाता है तो एक को सरेंडर करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं और किसी लेटर स्टेज में पकड़े जाते हैं, पकड़े तो जाओगे ही, तो जब तक आपने जितना भी अमाउंट पे कर दिया होगा वो भी अमाउंट यमुना अथॉरिटी रख लेगी और वो प्लॉट भी जाता रहेगा। एलिजिबिलिटी फॉर द प्रिस्क्राइब्ड रिजर्व कैटेगरी एप्लीकेंट, ठीक है, ये हो गई जनरल कैटेगरी की एलिजिबिलिटी। अब आते हैं प्रिस्क्राइब्ड रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, 18 साल हो जानी चाहिए एज, ओनली सच एप्लीकेंट इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स और देयर मैनेजिंग डायरेक्टर्स, होल टाइम डायरेक्टर, प्रोप्राइटर, पार्टनर, ट्रस्टी, ये सब जो हैं वो होने चाहिए इस वाले रिजर्वेशन का फायदा उठाने के लिए, शैल बी एलिजिबल। तो जो ये पोजीशंस इन्होंने लिखी हैं, इस पे जो होगा वो इस वाले के रिजर्वेशन का आप बेनिफिट उठा सकते हैं और इसके लिए एलिजिबल होंगे। एलिजिबल बोनाफाइड इंडस्ट्रियल, ठीक है, इस पॉइंट को छोड़ देते हैं, ये हम में से शायद ही किसी के काम का पॉइंट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलिजिबल फार्मर्स के लिए लिखी हुई है एलिजिबिलिटी, ओनली दोज फार्मर्स जिनकी जमीन इसमें गई है, या तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी जेवर एयरपोर्ट के लिए गई हो, या फिर यमुना अथॉरिटी ने उनसे एक्वायर की हो, तो वो इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए भी उन्होंने एक अंडरटेकिंग देनी होगी, अंडरटेकिंग 1, 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे देनी होगी। क्या परफॉर्मा है, उसका परफॉर्मा यमुना अथॉरिटी ने प्रोवाइड किया हुआ है। इफ द फार्मर्स हैज डाइड, मान लो पहले ये लैंड एक्वायर की गई थी और अब फार्मर की डेथ हो चुकी है, तो उसका जो लीगल हेयर्स होगा उनमें से किसी भी एक के नाम पे आप ये बेनिफिट, रिजर्वेशन का बेनिफिट फार्मर्स वाला, उसका
फ़ायदा उठा सकते हैं, उसका रिजर्वेशन ले सकते हैं। सिर्फ एक ही प्लॉट के लिए आपको, एक ही प्लॉट इस रिजर्वेशन के अगेंस्ट आपको अलॉट किया जाएगा। बाकी आप ये देख लेना, अगर आप भी इस कैटेगरी में आते हैं फार्मर्स वाले में और इसका आपको पूरा समझना है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं फार्मर्स वाला एलिजिबिलिटी पूरा डिटेल में एक बार अलग से वीडियो करके समझा दूंगा। बाकी आप यहाँ से भी खुद से भी पढ़ सकते हैं। अभी चलते हैं आगे। प्रोसीजर टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करेंगे? तो एप्लीकेशन कैन बी ओनली सबमिटेड ऑनलाइन ऑन दी वेबसाइट ऑफ द यमुना अथॉरिटी। तो एक ही रास्ता है यमुना अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करने का। अप्लाई करने के लिए आपको पहले 600 रुपये पे करने होंगे, फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपका एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भर के आप रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे कर सकते हैं ऑनलाइन ही थ्रू दी नेट बैंकिंग। द एप्लीकेंट फॉर्म ड्यूलाइट कंप्लीटेड। तो इन जो डेट ऑफ ओपनिंग जो मैंने बताई थी आपको 31 अक्टूबर से लेके 30 नवंबर के बीच में आप जाके फॉर्म, इस वेबसाइट पर जाके ये फॉर्म भर सकते हैं और फाइनली सबमिट कर सकते हैं। इफ़ द एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट, अगर वगैरह कोई दिक्कत है तो वो कुछ भी इंफॉर्मेशन उसमें लेफ्ट आउट है या कुछ भी है और फॉर्म सबमिट कर दिया है तो एप्लीकेशन कंसिडर नहीं की जाएगी, लकी ड्रॉ में वो ऐड नहीं की जाएगी, लकी ड्रॉ में नहीं मर्ज की जाएगी, लकी ड्रॉ के लिए कंसिडर नहीं की जाएगी। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है कि अगर हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम 120 मीटर का ही भरते हैं तो 3,10,000 रुपये हमें चाहिए, 3,10,800 रुपये, अगर उतने भी हमारे पास नहीं है और हम चाहते हैं कि बैंक फाइनेंस कर दे तो इसका ऑप्शन भी अपना अथॉरिटी ने दिया है और इस बार बेटर ऑप्शन दिया है। लास्ट टाइम क्या था, सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक के साथ इनका टाई अप था जिससे ये फाइनेंस करा रहे थे, लेकिन इस बार आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी बैंक, ये 4 बैंक से इन्होंने टाई अप किया है फाइनेंस के ऑप्शन के लिए। तो जो आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट है उसका भी 90% अमाउंट आप बैंक से फाइनेंस करा सकते हैं, लेकिन फिर भी 10% तो आपको उसका पे करना ही होगा। मान लो 120 के लिए आप अप्लाई करते हो जिसका रजिस्ट्रेशन अमाउंट है 3,10,800 रुपये, तो आपको सिर्फ पे करना होगा 31,080 रुपये। बाकी जो 3 लाख जितना भी डिफरेंस है इसके बीच का वो फाइनेंस कर देगा बैंक। आपके बिहाफ पे बैंक यमुना अथॉरिटी को पेमेंट कर देगा और फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लेकिन इसके बदले में जो बैंक होगा आपसे चार्ज लेगा, 10 से 12 हज़ार रुपये आपसे चार्ज करेगा। कौन सा वाला प्लॉट आप भर रहे हो, कितना अमाउंट आप बैंक से फाइनेंस करा रहे हो, उसके हिसाब से बैंक, आपको बैंक पे जाओगे तो आप उसकी लिस्ट मिल जाएगी कि कितने फाइनेंसिंग अमाउंट पे कितना चार्ज बैंक कर रहा है। लगभग 11,000 के आसपास अमाउंट होता है जो 31, जब हम 120 मीटर का प्लॉट भरते हैं उसके लिए फाइनेंस जब कराते हैं। बाकी इसकी डिटेल आपको जब बैंक की ब्रांचेज में जाओगे तो वहाँ पे आपको इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी। ये आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांचेस दी गई है, ठीक है। तो ये ब्रांचेज मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप एक बार देख लेना, पॉज करके देख लेना। बाकी आप ब्रोशर डाउनलोड करना मैंने बताई थी आपको कैसे करना है, वहाँ से भी डाउनलोड करके उसमें से ये डिटेल में देख सकते हैं कहाँ कहाँ की ब्रांचेज इसमें ऐड की गई है। तो जो भी आपकी नियरेस्ट ब्रांच हो जिस भी बैंक की, वहाँ पे जाके आप ये फॉर्म भर सकते हैं। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि बैंक में फाइनेंस कैसे कराना है, वहाँ पे क्या प्रोसेस होता है, वो पूरा प्रोसेस कभी वीडियो बना के मैं जल्दी ही आपके लिए लेके आऊँ। ठीक है, ये आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांचेज हो गई। इसके बाद आता है बैंक ऑफ बड़ौदा, ये बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांचेज हो गई। इसके बाद आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच ये है सारी। इन ब्रांचों में कहीं भी जाके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फाइनेंस करा सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन अमाउंट। ये एचडीएफसी बैंक की ब्रांचेज हो गई। ठीक है, तो बैंक हैविंग द पेमेंट गेटवे ये सब कुछ है। मे ऑल्सो फाइनेंस 90% ऑफ द ईएमडी, तो ईएमडी जो भी है रजिस्ट्रेशन अमाउंट उसका 90% तक आप फाइनेंस इन बैंकों से करा सकते हो। लेकिन जो 10% है वो आपको फिर भी पे करना पड़ेगा, कम से कम 31,080 रुपये, और जो एससी कैटेगरी के लिए है 15,500 कुछ रुपये, जो भी बनेगा वो पे तो आपको करना ही है। चेंज इन एंट्रीज इन दी एप्लीकेशन फॉर्म, अगर एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है और सबमिट भी कर दिया है तो उसके बाद सिर्फ आप एड्रेस चेंज कर सकते हो और कुछ चेंज नहीं कर सकते। अगर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दी है तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
लकी ड्रॉ में वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। विड्रॉल और सरेंडर ये बाद की बात है, ये बाद में देखेंगे हम। कैंसिलेशन, ये अथॉरिटी किस किस ग्राउंड पे आपका अलॉटमेंट या एप्लीकेशन कैंसिल कर सकती है, ये उसके कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। अगर आपने कोई झूठ लिख दिया, कोई गलत इन्फॉर्मेशन अथॉरिटी को दे दी, या कोई रूल रेगुलेशन तोड़ दिया, वो सब लिखे हुए हैं, तो आपका कैंसिलेशन हो जाएगा चाहे आपका अलॉटमेंट भी हो चुका हो। रिस्टोरेशन है कि अगर कैंसिलेशन हो गया है तो रिस्टोर कराना है आपको उसके अलॉटमेंट को, तो उसके लिए लिखा हुआ है कि उसके लिए चार्ज पे करना है, विद इन इतना टाइम के बीच में आपको रिस्टोरेशन के लिए प्रोसेस शुरू कर देना है। ओवरराइडिंग पावर, मान लो आपने आपको एक प्लॉट अलॉट हुआ और कल पता चला कि उस प्लॉट के नीचे तो भाई सोने की खान है, तो उस पे अब आपका मालिकाना हक नहीं है। अब उस पे जो राइट्स सारे उस गोल्ड वगैरह के ऊपर या जो भी वहां पे निकलेगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है माइंस, मिनरल्स, कोल्स, वॉशिंग गोल्ड, अर्थ ऑयल्स, क्वारीज, कुछ भी होगा तो उस पे सारे राइट्स जो भी होंगे लेसर के होंगे, यानी कि जिसने आपको ये प्लॉट दिया है, यानी कि यमुना अथॉरिटी, ठीक है, उसके राइट्स होंगे। एग्जीक्यूशन ऑफ द लीज डीड जो भी होगा, यहाँ पे भी ये पॉइंट लिखा हुआ है, द पोजेशन ऑफ द अलॉटेड प्लॉट विल बी हैंडेड ओवर आफ्टर द 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट लेटर। जिस दिन आपको अलॉटमेंट होगा उसके 5 साल बाद आपको उस प्लॉट का पोजेशन मिलेगा। द डेट ऑन विच द लीज इज अप्रूव्ड विल बी ट्रीटेड एज द डेट ऑफ पोजेशन। डेट ऑन विच द लीज इज अप्रूव्ड, जिस दिन वो लीज अप्रूव हो जाएगी, लीज डीड हो जाएगी, उस डेट को आपका डेट ऑफ पोजेशन ट्रीट किया जाएगा। तो ये पॉइंट थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, ये किसी यमुना अथॉरिटी के ऑफिशियल से ही हमें क्लियर करना होगा। इसके पहले क्या होता था, इसके पहले वो क्लियर लिख देते थे ब्रोशर के अंदर की लॉक इन पीरियड है 5 साल का, अब विद इन 5 years उसको सेल नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी और के नाम पे। लेकिन इस बार इन्होंने वो पॉइंट नहीं लिखा, ये लिखा है ऊपर फार्मर्स वाले, जब पॉइंट फार्मर्स वाला एलिजिबिलिटी वाला पॉइंट था उसमें लिखा हुआ था ट्रांसफर का राइट कि वो 3 साल तक नहीं सेल कर सकते। लेकिन जनरल कैटेगरी वालों के लिए इसमें कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया है। लेकिन ये पॉइंट थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि 5 साल बाद पोजेशन देंगे, विद इन 3 years हमको कंस्ट्रक्शन भी करा लेना है, तो ये थोड़ा पॉइंट क्लियर करना होगा हमें यमुना अथॉरिटी के ऑफिशियल्स से ही। लीज डीड बनेगी, ठीक है, और टेक द पोजेशन ऑफ द प्लॉट विद इन ए पीरियड ऑफ द 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर ऑफ पोजेशन। जब आपको पोजेशन ऑफर किया जाएगा उसके विद इन 180 days आपको पोजेशन ले लेना है। नहीं लेते हैं तो फिर पेनल्टी लगाएगा यमुना अथॉरिटी। अलॉटमेंट शैल बी गारंटेड, allotee shall be granted a maximum of 180 days from the date of issue checklist। अथॉरिटी आपको चेकलिस्ट देगी, एक एक जो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं, जिस जिस चीज के लिए आपको तैयार रहना है, उसके विद इन फॉर मैक्सिमम 180 days उसके बाद आपको वो लीज डीड बनवा लेनी है, और जो भी खर्चा वगैरह आएगा वो सब आपको ही पे करना है। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेज है, जो भी सब कुछ है वो सब आपको ही पे करना है। मोर्टगेज, अगर उस प्लॉट को आप एज ए मोर्टगेज यूज करना चाहते हैं तो उसकी भी परमिशन आपको यमुना अथॉरिटी से लेनी होगी, तभी आप उसको एज ए मोर्टगेज या उसके अगेंस्ट में लोन वगैरह बैंक से ले सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ द प्लॉट इन फेवर ऑफ द लीगल हेयर्स अपॉन द डेथ ऑफ द, अगर मान लो जिसके नाम पे अलॉट हुआ प्लॉट और उसकी डेथ हो गई, तो अब तो मजबूरी है किसी और के नाम पे ट्रांसफर करना होगा। तो जब ये ट्रांसफर होगा उसके सक्सेशन वाले, जो भी उसका सक्सेसर है उसके नाम पे जब ये अलॉट ट्रांसफर होगा, तो उसमें आपको कुछ भी ट्रांसफर चार्जेस पे नहीं करने हैं। इन फेवर ऑफ अदर, इन फेवर ऑफ ऑल अदर्स एक्सेप्ट द लीगल हेयर। अगर मैं किसी अननोन को अपने फैमिली से बाहर किसी को चाहूँ बेचना, तो मैं उसको बेच नहीं सकता। कितने टाइम पीरियड तक नहीं बेच सकता ये इसमें मेंशन नहीं किया गया है। अदरवाइज जो मेरे लीगल हेयर्स हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, उनको भी मैं अगर ट्रांसफर करना चाहता हूँ वो प्लॉट, तो उसके लिए भी मुझे यमुना अथॉरिटी की जो सीईओ है उनकी रिटर्न में परमिशन चाहिएगी। और यमुना अथॉरिटी के ऑफिशियल जो हैं, सीईओ जो हैं, उनके पास ये राइट है कि वो उस एप्लीकेशन को, उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट भी कर सकते हैं अगर उनको कोई वैलिड रीजन नहीं लगता है तो, ठीक है। बाकी लैंड यूज इन्होंने बता ही दिया है कि रेजिडेंशियल पर्पज के लिए ये प्लॉट्स निकाले हैं, तो सिर्फ रहने के पर्पज से ही यूज करना है, ऐसा नहीं कि कोई दुकान खोल के बैठ गया या कुछ भी हो गया। अदरवाइज यमुना अथॉरिटी आपका जो प्लॉट है, जो प्रॉपर्टी है, उसको सील भी कर सकती है। अथॉरिटी इज फ्री टू सील।
लायबिलिटी टू पे द टैक्सेज, बाकी जो भी टैक्सेज वगैरह एलओटी जो भी जैसे भी पे करते हैं सारे नॉर्मल टैक्सेज, वो सब हमें टाइम टू टाइम पे करने हैं, वो हम बाउंडेड है जिसके लिए। अदर क्लोजेज ये है कुछ, ये आप देख लेना, ये जरूरी नहीं लग रहे अभी अप्लाई करते टाइम, ठीक है, ये बाद की चीजें हैं जब हमें प्लॉट अलॉट हो जाएगा। इफ द रजिस्ट्रेशन अमाउंट डिपॉजिटेड इज लेस देन द रजिस्ट्रेशन फी देन द, हाँ ठीक है, रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे तो पूरा ही पे करना है, वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये प्रोसेस था, ये इसका ब्रोशर था, यमुना अथॉरिटी की स्कीम थी। दिवाली के दिन ही फाइनली अथॉरिटी ने ये लॉन्च कर दी है। ये इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, अगर कोई डाउट होता है तो आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। स्कीम का कोड याद रखना RPS 08A/2024, रेजिडेंशियल प्लॉट की स्कीम आई है। यमुना अथॉरिटी का ये टोल फ्री नंबर है, ये दिया गया है, इस पे कॉल करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। बाकी आईसीआईसीआई बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स का नंबर भी दिया गया है, इनसे भी आप फाइनेंसिंग के बारे में पूछ सकते हैं। बाकी सारे डिटेल्स इन्होंने अपनी इस वेबसाइट पर डाल दी है, इस ब्रोशर में भी डाल दी है। ठीक है, ये कुछ लास्ट पेज है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिल करना है, ऑनलाइन फिल करना है। अगर बैंक में फाइनेंस कराने जाते हैं तो बैंक में आपको ज़रूरत पड़ेगी इस ऑफलाइन फॉर्म की, ये आपको वहीं से मिलेगा, तो आपको ये वहाँ पे फिल करना होगा। ठीक है, तो ये था कंप्लीट ब्रोशर यमुना अथॉरिटी स्कीम का। तो फाइनली यमुना अथॉरिटी 450 प्लॉट्स की स्कीम हमारे लिए लेके आ गई है। अब जल्दी से जल्दी इस स्कीम के लिए जो भी इंटरेस्टेड हो अप्लाई कर देना। 25,900 रुपये पर स्क्वायर मीटर का रेट, जो सेम रेट है जो लास्ट स्कीम में था। 30 नवंबर तक ये स्कीम चलेगी, अप्लाई कर सकते हैं। 27 दिसंबर को इसका लकी ड्रॉ होगा हमारे चैनल पर, हम लाइव स्ट्रीम इसका लाइव लकी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बाकी ये सारी डिटेल्स हमने देख ही ली। अप्लाई जो खुद कर सकता है वो खुद कर लेना, अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है या आप चाहते हैं कि हम आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा दे, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर लेना, हम उसमें भी आपकी हेल्प कर देंगे। ठीक है, तो ये थी इंफॉर्मेशन येड़ा की RPS 08A/2024 स्कीम को लेकर। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना, ताकि सबको ये खबर, ये इन्फॉर्मेशन इस स्कीम से रिलेटेड मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही जब भी फ्यूचर में कोई गवर्नमेंट की स्कीम आई और टाइम आएगी और टाइमली आपको उसका अपडेट, उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो लंबा हो गया है लेकिन कोई नहीं, इन्फॉर्मेशन हमें सारी मिल गई, पूरा भरोसा हमने पढ़ लिया। थैंक यू सो मच।